सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। स्ट्रेट लाइंस का सवाल है, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो जेई मेंस 2022 के पेपर सॉल्व ज़रूर करो। ठीक है, मतलब उसमें टफनेस लेवल अच्छी मिलेगी तुम्हें मैथ्स की। ठीक है, एंड उसमें अगर उस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए नंबर कम भी आए तो डरना मत, कट ऑफ काफ़ी नीचे गई थी उस साल। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो सवाल क्या कह रहा है। तुमने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे तुम्हें दो स्लोप्स गिवन है। ठीक है, M1 और M2, जो कि स्लोप्स हैं टू एडजेसेंट साइड्स की। ठीक है, किसी स्क्वायर की। तो इधर से अपने पास एक इन्फॉर्मेशन निकल गई कि M1 और M2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होना चाहिए। फिर अपने पास यहाँ पर क्या निकला कि साइड ए, तो यहाँ पे जो साइड लेंथ है वो ए है। ठीक है, सच दैट ये इक्वेशन ट्रू है। क्लियर है। हमें बोला है इफ़ वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इज दिस। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा पहले क्वाड्रेंट में है एंड द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज दिस। ठीक है, तो एक डायगोनल की इक्वेशन भी गिवन है। हमें बोला है कि इसकी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि हम क्या करेंगे, एक रफ़ डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि एक हम स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कोई भी एक स्क्वायर हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में हमें एक पॉइंट पता है। ठीक है, ये वो वर्टेक्स है जो हमें ऑलरेडी पता है। कौन सा वाला? ये जो है 10 cos ऑफ एल्फ़ा माइनस साइन ऑफ एल्फ़ा। ठीक है, कॉमा 10 साइन एल्फ़ा प्लस कॉस एल्फ़ा। ठीक है ना, तो ये वाला वो पॉइंट है जो हमें ऑलरेडी पता है। अब ये देखो, इन्होंने बोला है कि ये डायगोनल की इक्वेशन है। इसका मतलब देखो, डायगोनल तो दो ही तरीके का हो सकता है, या तो डायगोनल ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, है ना। तो अब हो सकता है कि डायगोनल ऐसा हो, है ना। तो हमने क्या सोचना है कि इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करके देखो। ठीक है ना, तो अगर तुम पुट करोगे तो वैसे ही मैं बता देता हूँ, ये तो काफ़ी विजुअली आपको कैलकुलेशन ही समझ आ जाएगी कि आपने क्या करा, इस पॉइंट को यहाँ पे इस इक्वेशन में डाला। ठीक है, तो ये x वाला पॉइंट कहाँ गया है, यहाँ x में, और ये y वाला पॉइंट कहाँ गया है, ये y में। ठीक है, तो तुमने जैसे ही डाला तो तुम्हें पता है कि ये 10 और 10 दोनों में आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, और ये वाली जो चीज़ है इसके बराबर है और ये वाली चीज़ इसके बराबर है। तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। और जो ये 10 है दोनों में कॉमन आउट हो जाएगा, जब यहाँ पे डलेगा ना तो 10 बाहर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, ओवरऑल जब 10 बाहर आ गया तो बचा क्या, तुम्हारे पास बचेगा कॉस ऑफ एल्फ़ा माइनस साइन ऑफ एल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ एल्फ़ा का स्क्वायर। अब जिन्होंने काफ़ी कैलकुलेशन करी है तो उनको पता होगा कि ये कहाँ पर, मतलब ये कैसा बन जाता है सॉल्व होके। तो बेसिकली होता क्या है कि कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा की टर्म आएगी इसमें, वो 1 हो जाएगी, है ना। माइनस वाले में भी आएगी, प्लस वाले स्क्वायर में भी आएगी। एंड एक -2 साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा वाली टर्म आएगी नेगेटिव वाले में, और एक +2 साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा वाली टर्म आएगी पॉजिटिव वाले स्क्वायर में ना। तो ये दोनों कट जाते, तो अल्टीमेटली 10 जो बाहर था और अंदर जो है वो 1 + 1 बच जाता है, और जो टर्म्स कट गई वो तो कट गई। तो ये जो 2 बन गया यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, बाहर 10 है, तो ये बराबर नहीं आया 10 के। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो डायगोनल है वो कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, डायगोनल कुछ ऐसा जा रहा है। अब आपको बहुत ही सिंपल कि आपको पता है ये डायगोनल जो है डी, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है ना, और ये एक पॉइंट भी गिवन है आपके पास। तो अब आप इसमें से डिस्टेंस निकाल सकते हो इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का। ठीक है, और क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर साइड लेंथ जो है वो स्मॉल ए है। ठीक है, तो ये अगर स्मॉल ए है यहाँ पे लेंथ,
तो इसकी डायगनल की लेंथ क्या होगी, √2a, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, /2। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस है ये a/√2 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो अब बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के बीच का। तो तुम जैसे ही इसको डालोगे तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि हम एक कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब इस पॉइंट को इस लेफ्ट हैंड साइड में डाला जाता है तब 20 आंसर आता है ना, 2 × 10। तो अपने पास यहाँ पर 20 माइनस का 10 ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। पॉइंट को डाल देते हैं ना इक्वेशन में, वही चीज़ करी है। और नीचे तो उसका क्या आता है कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास वही चीज़ आ जाएगी कि cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का जो स्क्वायर है, ठीक है। एंड सिमिलरली साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का जो स्क्वायर है उनका एडिशन, ठीक है। यही चीज़ है और इस चीज़ को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि ये अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाता है कि ये एक्चुअली 10/√2 आ रहा है। क्लियर है ना, ठीक है, बात सही है। तो ये हमारा a/√2 के बराबर है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये a/√2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाता है कि a की वैल्यू क्या है, 10 है। आसान था, है ना। तो जैसे ही हमारे पास a की वैल्यू निकली तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने ये एक इक्वेशन भी हमारे पास, ये इक्वेशन है ना, तो अपने पास ये इक्वेशन भी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है कि इस इक्वेशन में अगर तुम डालोगे तो तुम्हारे पास a², तो a का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ब्लू पेन से कर देता हूँ। तो a का स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने पास क्या है 11a प्लस, तो यहाँ पे 11 × 10 प्लस 3 टाइम्स यहाँ पे m1² प्लस m2 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 220 के बराबर है। तो अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी सिंपल चलेगी कि ये अपना क्या आ गया, 100 आ गया, ये 110 आ गया, ये दोनों ऐड होके 210 आ गए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है सब्ट्रैक्ट होएगा, है ना। तो 3 टाइम्स m1² प्लस m2² आपके पास क्या आ गया, 10 के बराबर आ गया ना, ठीक है। अब देखो m1 और m2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 है, ठीक है, क्योंकि वो एडजेसेंट है, ठीक है। अब देखो मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूँ कि ये वाली जो लाइन है, ये एक बार मैं डिनोट कैसे करूँ, लेट से ऐसे कर देता हूँ कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जिसको मैंने अभी बोल्ड कर दिया, ये वाले की स्लोप m1 है और दूसरे वाले की स्लोप m2 है, ठीक है। दो स्लोप मैं ऐसे मान सकता हूँ क्योंकि देखो इसकी स्लोप अगर m1 है तो इसकी स्लोप भी m1 है, इसकी स्लोप अगर m2 है तो इसकी स्लोप भी m2 है। तो मैंने मान लिया क्योंकि कुछ गिवन नहीं था कि m1 क्या है m2 क्या है, बस इतना बोला एडजेसेंट है, तो मैं कैसे भी मान सकता हूँ। आप इसमें से स्वैप भी करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे मान लिया। तो अब यहाँ पे सिंपल है कि आप क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो कि देखो भाई m2 तो जो है m2 -1/m1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भाई देखो m1 निकाल लो कि m2 तो पता है ना कि m2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 है। तो m1 क्या है, सॉरी m2 क्या है, -1/m1, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अपना 10 के बराबर आ गया। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि मेरे पास m1 का स्क्वायर और 1/m1 का जो स्क्वायर है वो मेरे पास 10/3 है। अब देखो इसमें सॉल्विंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो, बट एक सिंपल सा तरीका जो मुझे दिख रहा है कि ये 3 + 1/3 है ना। और क्योंकि m1 स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली इसका एक ही सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, कि जो m1 है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ग्राफ याद है x + 1/x का ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी क्या आउटपुट होनी चाहिए।
क्लियर है? तो अपने पास यहाँ पे सिंपल सी बात क्या आ रही है कि m1 की वैल्यू जो है, m1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3 आ रही है एंड 1/3 आ रही है, दोनों आएगी। मतलब m1 स्क्वायर को अगर 1/3 भी रखोगे तब भी सेम वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है। सो ये अपने पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, क्लियर है बात? ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि देखो ये तो आ गया, लेकिन मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या? मेरे को आंसर निकालना है, तो यहाँ पे अल्फ़ा के एंगल की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। ए तो मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात क्या आती है कि अब आपको रिलेशन ढूंढना है कि इस m1 को अल्फ़ा की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करा जाए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। तो अब हम थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन दोनों को रिलेट कर सकें, ठीक है? बात क्लियर है? तो ऐसा करते हैं, मैं अगले पेज पे चलता हूँ और डायग्राम समझते हैं इस क्वेश्चन का। तो डायग्राम देखो, डायग्राम कैसा है? एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर में हमारे पास एक डायगोनल गिवन था, ठीक है। तो डायगोनल कुछ ऐसा है, ठीक है, लेट्स से ऐसा अपने पास एक डायगोनल गिवन है, ठीक है। ज़्यादा क्लियरली नहीं बना, बट ऐसा मान लो कि ये दो पॉइंट्स पे कनेक्ट हो रहा है। एंड इन जनरल, अब क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन की स्लोप मुझे पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें अल्फ़ा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसके कोफिशिएंट्स में ना, तो इधर से ही निकालूंगा, ठीक है। मैंने क्या माना हुआ है कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड की स्लोप क्या है? m1 है, ठीक है। और ये ब्लू वाली लाइन मेरी वो स्ट्रेट लाइन है, और मैं एक थर्ड लाइन बनाने जा रहा हूँ जो कि मेरी क्या होगी? एक्स एक्सिस। अब क्योंकि एक्स एक्सिस में रैंडम बनाऊंगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक रफ डायग्राम है, मैं एग्जैक्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तो बनाए ही नहीं है, ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ कि हाँ भाई एक्सटेंड होके कुछ ऐसा टच कर रहा होगा और ये वाली जाके कुछ ऐसे टच कर रही होगी, ठीक है ना बात? अब ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी स्लोप लेट से m है, तो इसकी स्लोप लिखो इसकी इक्वेशन से, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन पीछे दी, तो इसकी जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन है ना, तो इसकी स्लोप बताओ मुझे क्या है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ दिस कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय दिस, है ना? सही बात है। तो इसको एक बार लिखो, क्या बन रहा है? ये बन रहेगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व कर दिया, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फ़ा जो है मेरा 0 से π/2 के बीच में है, ना ही 0 है ना ही π/2 है, नॉट इन्वॉल्व है दोनों। तो कॉस अल्फ़ा 0 नहीं हो सकता, तो डिवाइड कर सकता हूँ मैं कॉस अल्फ़ा से ऊपर नीचे। तो ये स्लोप कैसी बन जाएगी? ये बन गई tan अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअली tan ऑफ अल्फ़ा माइनस π/4 है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आई होप सो, बहुत ही सिंपल है। तो इधर से मेरे को ये पता लग जाता है कि ये जो एंगल है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये जो एंगल है जो मैंने अभी बनाया ये अल्फ़ा माइनस π/4 है, ठीक है बात? और तुम्हें प्रॉपर्टी याद होगी इस स्क्वायर की कि ये वाला जो एंगल है ये π/4 होता है, ठीक है बात? और तुम्हें ये एक अब ट्राइंगल अगर कंसीडर कर लो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो इस थीटा एंगल की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी कि भाई ये जो π/4 है, ठीक है, ये π/4 और ये है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब इस एंगल π/4 और प्लस थीटा इसके बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या निकली कि भाई जो m1 है ना तुम्हारा वो एक्चुअली tan ऑफ थीटा है, और थीटा तुम्हारा किसके बराबर है? थीटा तुम्हारा बराबर है अल्फ़ा माइनस π/4 माइनस π/4, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल में से मैंने एक इंटीरियर एंगल माइनस करा π/4, ठीक है, ताकि मेरे पास थीटा निकल जाए। बहुत ही सिंपल है।
ठीक है, आप जैसे भी हिसाब से समझना चाहो, मर्जी है आपकी, बट मेन बात बस ये है कि थीटा प्लस पाई बाय 4 बाहर वाले इस अल्फा माइनस पाई बाय 4 के बराबर होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो इस थीटा को डाल दो इसमें, तो तुम्हारे पास मिलेगा tan ऑफ अल्फा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लो तो माइनस tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, एंड ये माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा बन गया। ठीक है, और अगर m1 इसके बराबर है तो इसका मतलब m2 क्या होगा, tan ऑफ अल्फ़ा। सही बात है, ठीक है ना बात। तो यहाँ से बड़ा ही क्लियर हो जाता है कि m1 की तुमने जो वैल्यू निकाली है, अब देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि m1 के लिए तुमने सॉल्व करा, ये 2 वैल्यू आई। अगर मान लो m2 के लिए करते तब क्या आता, यही आता है ना, सेम ही आता, स्क्वायरिंग हो रखी है, सेम ही आता। तो यहाँ पे मेन बात बस इतनी है कि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई m2 का स्क्वायर जो है 3 या फिर 1/3 के बराबर है। अब फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने m1 और m2 मान चुके हैं। ठीक है, अगर तुम जैसे मान लो कि इससे m1 की वैल्यू निकाल रहे हो, लेट से जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है उसमें से m1 की वैल्यू निकाल रहे हो, तो m1 की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों होगी नेगेटिव, क्योंकि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, कॉट ऑफ अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो तुम्हारे पास m1 की 2 वैल्यूज़ आएगी, -√3 या फिर एक और वैल्यू आएगी -1/√3। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब तुम m2 निकालोगे तो क्या निकलेगा, एक 1/√3 निकल जाएगा और एक √3 निकल जाएगा। और इधर से अगर तुम m2 क्योंकि पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखो tan अल्फ़ा आया है ना, m2 tan अल्फ़ा आया है तो पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से अगर तुम निकालते तो तब भी तुम्हारे पास क्या आता, यही वैल्यूज़ आती। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक थे। ठीक है, m1 को m2 में डालो, m2 को m1 में डालो, क्योंकि हमने क्या करा है, फिक्स कर लिया कि m1 वो वाली साइड है, m2 वो वाली साइड है। ठीक है, क्लियर है। तो अब बस मेरे पास मेन चीज़ ये आई कि m2 की ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और वो tan अल्फ़ा के बराबर है। तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है कि देखो भाई tan स्क्वायर अल्फ़ा 3 या फिर 1/3 के बराबर है, ये है ना बात। एक्चुअली इसके आगे तुम्हें साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, बट इतने से भी हो जाएगा, बट तुम कर सकते हो क्योंकि अल्फ़ा हमें पता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो tan अल्फ़ा तुम्हारा क्या है, √3 है, या फिर 1/√3 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा तुम्हारा क्या हो सकता है, अल्फ़ा तुम्हारा 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री दोनों हो सकता है। ठीक है ना, तो तुम कुछ भी पुट कर दो वैल्यू सेम आएगी। क्यों, क्योंकि जब अल्फ़ा 30 डिग्री होता है तो ये 1/2 होता है साइन अल्फ़ा, और जो कॉस अल्फ़ा है वो √3/2 होता है। लेकिन अगर मैं 30 डिग्री की जगह अल्फ़ा को 60 डिग्री डालूँ तो ये दोनों वैल्यूज़ साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की एक दूसरे में स्वैप हो जाती हैं, है ना, बड़ा सिंपल है। तो अब तुम कोई भी एक वैल्यू डालो, सेम ही आंसर आना है। तो यहाँ पर अब मैं कैलकुलेशन करा दूँ थोड़ी, तो यहाँ पे a² जो है ये तो अपना 100 आ गया, ये अपना 30 आ गया। ठीक है, और ये 13 है, ये माइनस ये प्लस, तो ये अगर कैलकुलेट अगर तुम करते हो तो ये तुम्हारे पास 83 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम साइन अल्फ़ा को मैं 30 मान लेता हूँ लेट से, तो ये 1/16 आ रहा है, और ये वाला क्या आ रहा है, √3 की पावर 4, तो ये 9/16 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर तुमने कैलकुलेट करा तो ये 10/16 आया, यानी 5/8। 8 से अगर तुमने 72 को काटा तो 9 बचेगा, 9 × 5 क्या आ जाता है, 45। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 128। तो 128 यानी बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। मेन बात इसमें यही थी कि आपको जो डायग्राम है ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया एक रफ डायग्राम में, वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, यही मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन में। ये जो ग्रीन वाली है ये एक एक्स एक्सेस है, ये थोड़ी टिल्टेड इसलिए बनाई है ताकि थोड़ी सी रियलिस्टिक फील आए।
ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को करते हुए मुझे एक चीज़ और पता लगी कि ये जो हमने पॉइंट बताया हुआ था क्वेश्चन में और ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो जो ये ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है ये एक्चुअली ओरिजिन है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है 0,0, ठीक है। तो ये एक जस्ट एक फ़न फैक्ट है कि इस क्वेश्चन में ये एक ओरिजिन था। आप वैसे भी कर सकते थे कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल के यहाँ ओरिजिन आ जाता, ठीक है, एंड फिर ये पॉइंट निकल जाता, ये पॉइंट निकल जाता, ये पॉइंट निकल जाता, और वैसे ही आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन ये क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व किया है ये एक डिसेंट अप्रोच है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू हम बहुत पहले निकाल चुके हैं और ये जो कैलकुलेशन मैंने तुम्हें समझाने में करी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, वरना आप जब खुद करोगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। सो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।